और ईरान के पास मेरे हिसाब से कोई विकल्प भी नहीं है। ये उसको करना ही होगा क्योंकि उसकी पूरी टॉप लीडरशिप जो है उसका खात्मा हो रहा है, सुप्रीम लीडर मारे गए हैं, उनका पूरा परिवार मारा गया है। तो ईरान को अपनी आवाम के लिए और दुनिया के लिए ये संदेश देना इस वक्त जरूरी हो गया है। ईरान में युद्ध और प्रतिशोध को लेकर एक पुरानी कहावत है। कहावत यह है कि इंतकाम दरअसल वो पकवान है जिसे ठंडा करके खाना चाहिए। आप इस ईरानी कहावत को मौजूदा घटनाक्रम से जोड़कर देख सकते हैं और दो बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी अब नहीं रहे, और दूसरी बात कि इस बिगड़ी स्थिति में बौखलाया हुआ ईरान अब क्या करेगा। कहा यह जा रहा है कि युद्ध की जो तस्वीर दिख रही है वो आखिरी नहीं है। हो सकता है कि इस वक्त सही समय का इंतजार किया जा रहा हो सकता है ईरान कुछ बड़ा करने वाला हो। आप पहले देखिए ये पूरा घटनाक्रम और उसके बाद बातचीत करेंगे। ईरान के अंदर इंतकाम की ज्वाला भड़की हुई है। सुप्रीम कमांडर की मौत ने पूरे ईरान के साथ साथ दुनिया भर में हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने अब तक अपनी जंग हिजबुल्लाह या हुती जैसे गुटों के जरिए लड़ी थी, लेकिन नेतृत्व की हत्या के बाद ईरान ने अपनी रणनीति बदल दी है। इसकी शुरुआत ईरान ने कर भी दी। ईरान अब अपने हर मोर्चे पर भीषण युद्ध के साथ मैदान में उतर आया है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने तेल अवीव और यरूशलेम पर 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागकर सीधे हमले किए हैं। अब बौखलाए ईरान की आगे रणनीति और क्या हो सकती है, ये आपको बताते हैं। बौखलाया ईरान अब हर मोर्चे पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की रणनीति बनाएगा। अपने हर दुश्मन को खात्मे के प्लान के तहत राडार पर रखेगा। ईरान हर उस देश पर हमला करेगा जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। IRGC ने चेतावनी दी है कि वो अब तक के सबसे विनाशकारी और तीव्र सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है। ईरान की बौखलाहट का असर दुबई, दोहा और मनामा जैसे शहरों में भी दिख रहा है, जहां ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान का संदेश साफ है, अगर वो डूबेगा तो पूरे क्षेत्र को लेकर साथ डूबेगा। लेकिन खामनेई की मौत ने ईरान के भीतर एक बड़ा राजनीतिक वैक्यूम पैदा कर दिया है। वर्तमान में राष्ट्रपति, न्यायपालिका प्रमुख और गार्जियन काउंसिल की एक संयुक्त परिषद शासन चला रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि IRGC के भीतर भी सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ सकता है, जो ईरान को गृह युद्ध की ओर धकेल सकता है। तकरीबन ईरान के हर शहर के अंदर जो सबसे बड़ा चौक और वहाँ का सर्कल है, वहाँ पर पब्लिक जमा हुई है और फेवर में जमा हुई है। जमा होने के साथ साथ में उन्होंने ये नारे लगाए हैं कि अब हमें सख्त इंतकाम लेना होगा। ईरान को अभी जो डिफेंस में लीड कर रहे हैं, वहाँ के कानून के हिसाब से वहाँ के प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और उसके बाद में एक गार्डियन काउंसिल के एक पर्सन जो है उसको लीड करेंगे। वो लोगों की तरफ से भी और दूसरे सब लोगों की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से इस तरह के बयान अपनी आवाम के नाम आने लगे हैं कि ये जंग जल्दी रुकने वाली नहीं है, ये जंग जल्दी चलने वाली है। एक अहम चीज जो महसूस की जा सकती है यहाँ ईरानी अवाम के दरमियान में और ईरानी ऑफिशियल्स के दरमियान में, कि वो अब हर तरह का नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ में बड़े घाव भी और बड़ा नुकसान पहुंचाने का अज़्म और इरादा रखते हैं। It's been mass terror. We're not going to put up with it any longer. From Lebanon to अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले को आतंक के अंत की शुरुआत बताया है। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि ईरान ने जवाबी कार्रवाई जारी रखी तो अमेरिका ऐसी सैन्य शक्ति का उपयोग करेगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका का लक्ष्य केवल सैन्य ठिकानों को नष्ट करना नहीं, बल्कि ईरान में सत्ता परिवर्तन करना प्रतीत हो रहा है। ईरान की सड़कों पर अजीबोगरीब मंजर है। एक तरफ कट्टरपंथी समर्थक 40 दिनों के शोक और अमेरिका की बर्बादी के नारे लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान के कुछ हिस्सों में दबी जुबान में बदलाव की उम्मीदें भी हैं। विपक्षी गुटों ने इसे इस्लामिक रिपब्लिक के अंत का अवसर बताया है।
फिलहाल ईरान अपने पलटवार में ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है। हालिया हमलों के बावजूद ईरान के पास मध्य पूर्व का सबसे बड़ा और विविधतापूर्ण हथियारों का भंडार है। आपको बताते हैं कि अभी ईरान के पास कौन कौन से घातक हथियार हैं। ईरान की मिसाइल शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान के पास 3000 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें से कई इजराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम हैं। फलहा 1 और 2 ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी रफ्तार ध्वनि की गति से 15 गुना अधिक है, जो इन्हें मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इंटरसेप्ट करना लगभग असंभव बनाती है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मिसाइलों की बात करें तो खोरम शहर 4 जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, सेजिल जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है और खैबर शेकन जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, ये सीधे तौर पर इजराइल को निशाना बना सकती हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइलें जैसे पावे जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है और सोमार जो कम ऊंचाई पर उड़कर रडार से बच सकती है। किलर ड्रोन की बात करें तो ईरान दुनिया में ड्रोन सुपर पावर के रूप में उभरा है। इसके ड्रोन सस्ते, प्रभावी और झुंड में हमला करने के लिए जाने जाते हैं। शाहिद 136 इसे आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है। ये लक्ष्य से टकराकर खुद को धमाके के साथ उड़ा लेता है। शाहिद 149 जो अमेरिका के रीपर ड्रोन जैसा है, ये 35 घंटे तक हवा में रह सकता है और भारी बम ले जाने में सक्षम है। मोहाजेर 10 की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर उपकरणों से लैस है। तो इन ताकतों के जरिए ईरान अपने वर्चस्व की जंग लड़ रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि 2 मोर्चों पर लड़ रहा ईरान कैसे घर के बाहर और अंदर की जंग संभाल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बड़ी खबर आ रही है यहाँ भारत से कि आज रात 10 बजे CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अहम बैठक यहाँ पर तय हुई है और प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में ये बैठक होगी। तो आज रात के 10 बजे CCS की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के बीच ये बड़ी बैठक हो रही है। और कल भी ये खबर आई थी कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने बात की थी विदेश मंत्री से इन देशों के, लेकिन अब ये है कि यहाँ पर भारत का क्या रुख होगा इसको लेकर भी, और दूसरे की भारत में भी इसका असर होगा। ये इस वक्त में एक बड़ी खबर आई है कि CCS की बैठक होने वाली है आज रात के 10 बजे। कर्नल शैलेंद्र सिंह से मैंने अभी बात की थी, एयर कॉमोडोर AS बहल। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त CCS की बैठक भी हो रही है, भारत भी अपनी स्ट्रैटेजी तय करेगा। हम ये देख रहे हैं कि भारत भी इसके गिरफ्त में इस तरह से आ रहा है कि सारी फ्लाइट्स अफेक्टेड हैं और जंग फैलती है तो इससे भारत अछूता नहीं रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए 1 करोड़ के करीब भारतीय जो हैं मिडिल ईस्ट के अंदर रहते हैं। अगर हम अमेरिका से छोड़ दें जो रेमिटेंसेस आती हैं तो UAE में सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेस वहां से आती हैं, यानी कि अगर पूरा मिडिल देखें तो सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेस जो है मिडिल ईस्ट से आती हैं। और तीसरी चीज है ऑयल। अगर तेल की कीमत ऊपर जाती है जो कि ऑलरेडी 8% जा चुकी है और कहते हैं कि और भी ऊपर जाएगी और ये युद्ध जैसे जैसे तीव्र होगा तो बहुत ऊपर तक जाने की उम्मीद है, तो उस समय क्या होगा? भारत का जो 85% इंपोर्ट है ऑयल का वो होता है दूसरे देशों से और उसमें से 45% होता है गल्फ रीजन से। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होती है तो ना केवल भारत, पूरे विश्व में तेल की कीमतें बहुत ऊपर जाएंगी। 20% से 25% के करीब एनर्जी जो वहां से आती है, चाहे वो तेल हो या LNG हो, उसका इफेक्ट पड़ेगा। और यहां पे आके जो भारत का रोल एक और है, भारत आज चौथी इकोनॉमी है, लार्जेस्ट, $4 ट्रिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुकी है और साथ में तीसरी बड़ी होने की उम्मीद बहुत जल्दी है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रोल भारत प्ले कर सकता है जो कि एक मीडिएटर का रोल होगा, जो दोनों साइड से अच्छी दोस्ती रखता है, अमेरिका से भी रखता है, इजराइल से भी रखता है और ईरान से भी रखता है। हम उनका चबार पोर्ट को डेवलप कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये सारे इश्यूज को डिस्कस करेगी और भारत का अपना रोल और वे फॉरवर्ड के ऊपर भी बात करेगी।
और भारत लगातार स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बनाया हुआ है ज्यादातर मामलों में। अब देखना होगा कि भारत क्या रुख अपनाता है, क्योंकि रूस और चाइना ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है अमेरिका को इस हमले को लेकर, और ये भी कहा है कि ईरान को इमरजेंसी के दौरान, एक इमरजेंसी बैठक चल रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, उस दौरान ये जो हमला हुआ है ईरान पर, ये सही नहीं है। रूस ने इसे अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन कहा है, और चीन ने भी डायलॉग और नेगोशिएशन की बात को दोहराया है। इधर इजराइल और अमेरिका के अटैक में ईरान में सबसे ज्यादा तबाही सुप्रीम कमांडर के साथ साथ उनके परिवार पर भी आई। आयतुल्लाह अली खमेनेई की इस हमले में मौत तो हुई है, खबर है कि ईरान के 7 सबसे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी इसमें मारे गए हैं, और खमेनेई की बेटी, दामाद और पोती के भी मौत की खबर है। अमेरिका का टारगेट पूरा, ईरान में आया जलजला। टूट गया था यूएस का सब्र, खोद दी खामनेई की कब्र। अचूक निशाना, मकसद पूरा, अमेरिका ने दुनिया हिला डाला। इजराइल को ढाल बनाकर अमेरिका का यह बदला दशकों तक पूरी दुनिया याद रखेगी। खामनेई के खात्मे पर एक ओर पूरे ईरान में हड़कंप मचा है, तो दूसरी ओर खामनेई की फैमिली में भी भयंकर तबाही आ गई है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को काफी चोट पहुंचाई है। इजरायली हमले में खामनेई के साथ साथ उसके कई रक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई। आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में ईरान का कौन कौन मारा गया है। ईरान की सरकारी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों ने पुष्टि की है कि 86 वर्षीय सर्वोच्च नेता खामनेई तेहरान में अपने कार्यालय पर हुए भीषण हवाई हमले में मारे गए हैं। इजरायली रक्षा बलों ने पुष्टि की है कि हमले में ईरान के 7 सबसे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मारे गए। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, जिन्हें ईरान की जमीनी सेना और मिसाइल प्रोग्राम का मुख्य रणनीतिकार माना जाता था। ईरान के रक्षा मंत्री और पूर्व वायुसेना प्रमुख अजीज नासिर जादेह की भी मौत की खबर है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों के उत्पादन और हथियार हस्तांतरण के प्रभारी थे, जो खामनेई के सैन्य ब्यूरो के प्रमुख थे और 1989 से उनके सबसे करीबी सैन्य सलाहकार भी थे। अली शमखानी, खामनेई के वरिष्ठ सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के पूर्व सचिव के भी हमले में मारे जाने की खबर है। रणनीति और खुफिया अधिकारी सालाह अस्दी, जो ईरान के मिलिट्री इमरजेंसी हेडक्वार्टर के खुफिया प्रमुख थे, इनकी भी हमले में मौत की खबर है। हुसैन जबल अमेलियन और रजा मोजफारी निया, ये दोनों वैज्ञानिक और अधिकारी ईरान के उन्नत हथियार विकास संगठन से जुड़े थे। साथ ही ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार खामनेई के साथ उनके परिवार के कई सदस्य भी हमले की चपेट में आ गए और उनकी बेटी, दामाद और एक पोती की भी मौत की खबर है। फिलहाल ईरान में भयावह हालात हैं और उन सब के बीच मिडिल ईस्ट अब जंगी बारूद के जाल में उलझ चुका है। ऐसे में सवाल है कि क्या अब दुनिया एक और महायुद्ध का दंश झेलने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध अब थमेगा या और फैलेगा, और इस वक्त आपको जानकारी दे रहे हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज की। खबर ये आ रही है कि इजराइल के बेत शेमेश शहर पर ईरान का हमला हुआ है और बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया है। इस ईरानी हमले में 20 लोग घायल हैं, घायलों में कई बच्चे भी शामिल हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर, और इस जवाबी हमले में
एक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी हमले में 20 लोग घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि इसके पहले इजराइल की तरफ से लगातार ईरान में हमले हो रहे हैं, तेहरान में हमले हुए हैं और ईरान में जो हमले हुए हैं उसके वीडियोस भी जारी किए इजराइल ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के इस्तेमाल से। एक बार ब्रेकिंग न्यूज और बता दूं, उसके बाद वापस आऊंगी इस चर्चा पे। ईरान के हमलों के बीच सऊदी अरब का एक बड़ा बयान आया है और सऊदी अरब ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिमी एशिया में युद्ध फैलने का खतरा बढ़ा है। अगर हमले जारी रहे तो जवाब देंगे। ईरान लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। हालांकि सऊदी अरब के रियाद में भी एक हमले की खबर थी, लेकिन वो रियाद के आउटस्कर्ट्स में इस तरह का हमला हुआ था और रियाद में सब कुछ अभी सामान्य है। लेकिन सऊदी अरब की तरफ से ये बड़ा बयान आया है कि अगर ये जारी रहा हमला तो हम जवाबी कार्रवाई भी कर सकते हैं। अमेरिका और इजराइल के वार पर ईरान पलटवार कर रहा है। जो जगह सुरक्षित मानी जाती थी वहां भी बारूद का धुआं दिख रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या? सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये सिलसिला कहां तक जाएगा? आगे अमेरिका की नजर किस देश पर है? खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका का अगला टारगेट कौन? अब किस देश से बारूदी जंग की तैयारी कर रहे हैं ट्रंप? मिडिल ईस्ट में युद्ध के बाद कहां लगेगी महायुद्ध की आग? ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच छिड़ी जंग ने महायुद्ध के हालात पैदा कर दिए हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद तो तस्वीर और भी बदल गई है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं तो आसमान में मिसाइलें नजर आ रही हैं। अमेरिका इजराइल के बारूदी वार पर ईरान पलटवार कर रहा है, जिसकी जद में मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी बेस में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बताने के लिए काफी है कि जो देश खुद को सबसे सुरक्षित मानते थे, सबसे महफूज बताते थे, उन देशों में मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। अब सवाल है कि मिडिल ईस्ट के देशों में लगी इस आग के बाद अमेरिका की नजर किस देश पर है? 2025 में टैरिफ वॉर के बाद 2026 के लिए ट्रंप का प्लान कुछ और ही था। जनवरी में ट्रंप के ऑर्डर पर वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन चलाकर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी में ट्रंप के दबाव के बाद मेक्सिको में एक्शन हुआ। ऑपरेशन चलाकर सबसे बड़े ड्रग माफिया एल मेंचो को मार गिराया गया और अब मार्च की पहली तारीख को ही ईरान से ट्रंप ने सबसे बड़ा बदला लिया। ट्रंप को खुली चुनौती देने वाले सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार गिराया गया। People of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. ईरान से तो ट्रंप बदला ले ही रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ट्रंप का अगला टारगेट कौन होगा? क्योंकि ट्रंप के अटैकिंग फॉर्मूले को गौर से देखें तो हालिया समय में कई देशों से अमेरिका की तनातनी चल रही है। वेनेजुएला पर अमेरिकी अटैक के बाद क्यूबा जैसे देशों में ट्रंप के रुख पर चिंता बढ़ी हुई। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल के ट्रंप के इरादे से अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव चरम पर है। दावा ये भी किया जा रहा है कि ट्रंप का अगला टारगेट कनाडा हो सकता है।